जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? जनरल फैज़ हमीद साहब का केस कंक्लूड हो गया है। उस केस के अंदर ऐसे ऐसे शेड्स हैं जो आपके सामने आने चाहिए। जनरल फैज़ हमीद साहब का केस बड़ा ड्रामाई केस है और ये केस आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें तय कर देगा और ये भी तय कर देगा कि अगर अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो हाईएस्ट रैंक के लोग हैं वो अगर अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या पोलिटिकल मनोवरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो फिर उसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब के केस की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले शाहज़ेब खानज़ादा साहब का जो इशू है मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। शाहज़ेब साहब एक तो बहुत मेहनती आदमी है, मुझे उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है। हम एक्सप्रेस टेलीविजन पे इकट्ठे काम करते थे और उस ज़माने में इन्होंने नया शो स्टार्ट किया था, लेकिन बेइंतहा मेहनत करता था ये नौजवान, इसमें कोई शक नहीं है और इनकी जो मेहनत है उसे तस्लीम भी करना चाहिए। अब इनके साथ कनाडा के अंदर, गालिबन कनाडा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जब ये अपनी अहलिया के साथ वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे तो कुछ साहब आए और उन्होंने इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, जो ज़ाहिर है इस वक्त वायरल भी है और सब लोग इसको बार बार देख भी चुके हैं। तो अब वो जो वीडियो बनाने वाले साहब थे उनका नाम शाहिद भट्टी है और वो सामने आ गए और उनका एक एतराफ़ी बयान भी आया जो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड करके उसको ज़ाहिर है पब्लिक किया है। तो उसके बहुत सारे हिस्से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं और लोग उसको देख भी रहे हैं। तो मैंने जब उससे देखा तो उसमें से 3-4 चीज़ें सामने आई। एक तो ये है कि जो शाहिद भट्टी साहब, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो साहब सामने खड़े हैं इनका नाम क्या है। वो शाहज़ेब साहब को बार बार जहाँज़ेब साहब कह रहे थे, जहाँज़ेब खानज़ादा। तो ये जो बार बार हम ये कहते हैं ना कि ये ज़ोंबीज़ हैं और इनको किसी चीज़ का पता नहीं है, ना इनको नाम का पता होता है, ना इनको प्रोग्राम का पता होता है, ना इनको डिटेल्स का पता होता है, ना इनको प्रोफाइल्स का पता होता है और ये फौरी तौर पे अपने मोबाइल फ़ोन निकाल के किसी भी शख्स के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि शायद भट्टी साहब को इस एंकर का नाम ही पता नहीं है। दूसरा, उन्हें ज़ाहिर कोई तहकीक नहीं की और तहकीक इसलिए नहीं की कि उनको ये पता ही नहीं था कि जो खबर है जिसको वो बुनियाद बना के बात कर रहे हैं कि जी देखें इन्होंने बुशरा बीबी जो है उनके जो अयाम है उसके ऊपर गुफ्तगू की है, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि गुफ्तगू आई कहाँ से। भाई इनको बताना चाहिए शाहिद भट्टी साहब को कि केस चला था अदालत के अंदर और वहाँ पे बुशरा बीबी के अपने वकला जो हैं उन्होंने ये डिस्कस किया था, जिसके अंदर सुलेमान अकरम राजा साहब भी थे। बल्कि जब सुलेमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे तो लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे कि ये किस टाइप की बात कर रहे हैं और वहां जो अदालत के अंदर लोग मौजूद थे उन सब ने अपने मुंह छुपा लिए, जबकि इमरान खान साहब की अपनी बहनें वहां पे बैठी हुई थी और उन्होंने भी बहुत एतराज किया कि ये किस टाइप का केस हमारे वकला चला रहे हैं। तो ये सारी जो डिस्कशन थी, सारी जो बात थी, वो बुशरा बीबी के अपने वकला ने स्टार्ट की थी और वहीं से ये खबर बाहर निकली थी और उसके बाद ये खबर हर जगह पे चली, ये सारे अखबारात में छपी, सारे चैनल्स के ऊपर चली। हाँ, ये अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर प्रोग्राम सबने किए, लेकिन इस डिटेल के साथ नहीं किए जिस डिटेल के साथ शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने प्रोग्राम किया। लेकिन उनका ज़ाहिर प्रोग्राम इसी टाइप का जिसके अंदर इतना तहकीकाती मवाद जो है वो सामने आता है। तो शायद भट्टी साहब जो इस वाक़े को तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने ये किया था, उनको ना तो एंकर का पता है, ना उनको इस वाक़े की डिटेल का पता है, ना ही उन्होंने वो रिपोर्टिंग देखी है जो ज़ाहिर अदालत के अंदर हुई और ना ही वो वकला जिन्होंने ये सवाल उठाए थे, जिन्होंने ये जवाब पेश किया था अदालत के सामने कि बुशरा बीबी का जो इद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी और एक एक डिटेल उन्होंने दी जो आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी अदालती कार्रवाई के दरमियान इस तरह वकला ने उसको पेश किया हो या अपने ही जो मदई है उसके वकील ने इस तरह पेश किया हो। तो ये अजीब सी बात है। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि शायद भट्टी साहब जो है, मुझे बुजुर्ग आदमी लगते हैं, उन्हें चाहिए कि ज़रा डिटेल देख लें। दूसरा ये है कि ये बहुत एक गलत किस्म का ट्रेंड है कि आप कैमरा उठाते हैं और कोई भी पॉपुलर आदमी या पॉपुलर फेस आप किसी जगह नजर आ जाता है तो आप ये अपना फर्ज समझते हैं कि आप जो है उसकी करेक्टर असैसिनेशन भी करें और उसके साथ इस टाइप की बदतमीजी भी करें। मेरा ख्याल ये ट्रेंड अब रुकना चाहिए। तो इन सब लोगों के नाम और इन लोगों की तस्वीरें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर होनी चाहिए ताकि जब ये पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो इन्हें थोड़ा सा म्यूजिक फेस करना चाहिए, इन्हें पता चलना चाहिए कि क्या क्या सूरत हाल फिर हो सकती है और क्या क्या उसके नताज हो सकते हैं। और बाकी इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो बड़े सख्त हैं कि जब भी आप इस तरह हरास करते हैं किसी आदमी को तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अब ये हो जाएगा कि किसी जगह पे भी अगर कोई आदमी किसी के साथ कोई इस टाइप की बात करता है या इस टाइप का नुकसान उसका करता है या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है तो उसे फिर ये सब कुछ चीज़ें बहरहाल फेस करनी पड़ेंगी। अब ये आने वाले दिनों में देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। अब हम बातें हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के केस की तरफ। जनरल फैज़ हमीद साहब एक तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे और ये जनरल बाजवा साहब के साथ इनके बड़े पुराने ताल्लुकात थे, बल्कि इनके दोनों के जो ससुर हैं वो एक दूसरे के दोस्त भी हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के जो ससुर हैं वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और जनरल बाजवा साहब के जो ससुर हैं वो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। तो दोनों एक दूसरे के कोर्समेट भी हैं या अगर कोर्समेट नहीं भी हैं तो करीबी दोस्त हैं, रोजाना के एक दूसरे के साथ मुलाकाती भी हैं। यहाँ पे एक चीज और जिसका मैं इंकशाफ करता जाऊं कि इन्हें आईएसआई में लाने का जो काम है वो जनरल बाजवा साहब का नहीं था, वो जनरल नवीद मुख्तार साहब का था। क्योंकि जनरल नवीद मुख्तार साहब जब डीजी आईएसआई बने थे तो उस वक्त इनकी ज़ाहिर इनके साथ दोस्ती भी थी जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ और ये दोनों पन्नू आकल में एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके थे। तो जनरल नवीद मुख्तार साहब ज़ाहिर पन्नू आकल में वहां पे होते थे और उनके जूनियर अफीसर की हैसियत से जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस वक्त उनके साथ काम किया था। तो बहुत मेहनती आदमी थे, लिहाजा इन्हें आईएसआई के अंदर जनरल नवीद मुख्तार साहब लेके आए थे और ये उनके साथ फिर काम करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ये बराह रास्त जो है वो इनके किसी और के साथ नहीं हो गए, बल्कि जब ये केस चलना शुरू हुआ मियां नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बड़ी दिलचस्प मैं आपको बताता जाऊं कि जनरल नवीद मुख्तार साहब जो है डीजीआईएसआई जो बने थे वो मियां नवाज शरीफ साहब के एक लिहाज से रिश्तेदार भी हैं। वो रिश्तेदार इस लिहाज से हैं कि जो मरियम नवाज साहबा के जो समधी हैं ये उनके खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनके वालिद भी ब्रिगेडियर थे।
तो ये दो हवालों से मैं दो हवाले बल्कि इनके ये हैं कि जो एक तो मरियम नवाज साहिबा के जो समधी हैं और वो, और उसके बाद मियां आमर साहब जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मीडिया अंपायर चला रहे हैं और साथ साथ वज़ारे एजुकेशन के जो बिजनेस के अंदर भी हैं, ये उनके रिश्तेदार भी हैं। तो मियां आमर साहब के रिश्तेदार हैं, फिर उसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा के रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, तो इस लिहाज से ये मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। और फिर इनके जो वालिद हैं नवीद मुख्तार साहब के, ब्रिगेडियर मुख्तार साहब, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में रहे हैं, बल्कि एक वक्त था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनके साथ कोई राब्ता हुआ था। तो जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे दो सिफारिशें की थी, जिसका ज़ाहिर जनरल बाजवा साहब एतराफ़ भी करते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जनरल नवीद मुख्तार साहब के लिए मुझे कहा था कि इन्हें DGSI लगा दिया जाए, और मैंने फिर उनकी ऑनर में ये बात मान ली थी। और जाहिर है ये फैसला भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है, ये ज़हन में रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ही फैसला करता है। आर्मी की तरफ से 3 नाम आते हैं और उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट करना होता है। तो नवीद मुख्तार साहब का नाम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद डलवाया था, कह के जनरल बाजवा साहब को। और उसके बाद जनरल नवीद मुख्तार साहब, क्योंकि इनके साथ जनरल फैज़ हमीद साहब का एक ताल्लुक रहा है पन्नू आकल में, तो ये इनको लेकर आए थे यहाँ पे और अपने साथ, और फिर इन्होंने उनके साथ काम करना शुरू किया था। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, पनामा केस बना, तो इन्होंने जनरल नवीद मुख्तार साहब को रिपोर्ट करने के बजाय बराह रास्त जनरल बाजवा साहब को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका जनरल बाजवा साहब के साथ भी ताल्लुक बहुत पुराना, बड़ा करीबी था। तो इस तरह ये एक नया एनेक्सिस सा डेवलप हुआ, और वो एक मसलस इस तरह डेवलप हुई कि एक तो इमरान खान साहब को ही सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा जनरल बाजवा साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे, और तीसरा ये है कि जनरल नवीद मुख्तार साहब जो थे उनके साथ ये फिर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे थे। ये बराह रास्त इनका एक नई मसलस बन गई, उसमें से नवीद मुख्तार साहब उस मसलस से बाहर निकल गए। बल्कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा के ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और JIT बनी थी, तो उस वक्त नवीद मुख्तार साहब का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके खिलाफ कुछ सॉलिड किस्म का सबूत नहीं है और ना ही इनका कोई उसके अंदर नाम मौजूद है, तो ये इनके खिलाफ फैसला नहीं आएगा। लेकिन जब फैसला आया तो उस वक्त जनरल नवीद मुख्तार साहब भी इसे देख के बड़े हैरान हुए कि ये फैसला कैसे आ गया, क्योंकि नीचे जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने इनको अंधेरे में रखा हुआ था। बहरहाल उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के साथ नथी हो गए। एक बड़ी लंबी इनिंग्स उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब के साथ खेली, बल्कि इमरान खान साहब के ये हाथ भी होते थे, कान भी होते थे, इनकी नाक भी होते थे, सब कुछ ये होते थे, और पूरी गवर्नमेंट को यही चला रहे थे। जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ये दोनों बहुत करीब थे। एक वक्त तो ऐसा आया कि इतने ज़्यादा करीब थे कि ये एक दूसरे की जो ख्वाहिशात हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर जाते थे, बल्कि ख्यालात को भी अंडरस्टैंड कर जाते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उसके बाद ये जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे उस दौड़ में मौजूद थे कि जिसके जरिए आर्मी चीफ बनना था, और जनरल बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद साहब को भी आर्मी चीफ बनाया जा सके। जो खुद जनरल फैज़ हमीद साहब ने बड़ी कोशिश की, इन्होंने आखिरी वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब को एंगेज करने की कोशिश की। नासिर जंजुआ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके जरिए कोशिश की, और आखिर में जो मरियम नवाज साहिबा के समधी हैं उनके जरिए लास्ट एफर्ट इन्होंने उनके जरिए भी की। तो हर लिहाज से ये कोशिश करते रहे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे, और जनरल आसिम मनीर साहब जो वो ज़ाहिर आर्मी चीफ बन गए। उसके बाद ये जनरल फैज़ हमीद साहब सुपरसीड हो गई, ये फिर रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद सबका ख्याल ये था कि अब ये चुप करके खामोशी से एक साइड पे बैठेंगे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब ने खामोशी से साइड पे बैठने से इनकार कर दिया, और ये इमरान खान साहब के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। बल्कि एक वक्त ये भी आया कि पूरी पार्टी चला रहे थे, इनके पास 6-7 किस्म के मोबाइल फ़ोन थे जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, और वो सारे ग्रुप्स जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड थे, और ये उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। बल्कि एक मोबाइल फ़ोन इनकी साहबजादी के घर से भी निकला, जहाँ से ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते थे। अपने घर से निकलते थे, अपनी साहबजादी के घर आते थे, और वहाँ से मोबाइल फ़ोन एक्टिव करके फिर ये वहाँ ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस देते थे, फिर मोबाइल फ़ोन वहीं रख के आ जाते थे। कुछ 2 फ़ोन इनकी गाड़ी से निकले जो ये इस्तेमाल करते थे। फिर इनका जो घर है चकवाल के अंदर, वहाँ से मोबाइल फ़ोन भी, स्मार्टफोन्स भी निकले, और ये सारे के सारे इदारों के पास आए, और फिर इदारों ने उनका ज़ाहिर फ्रेंसिक किया, और उसमें से बहुत सारी नई चीज़ें निकलें। फिर अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर एक मरतबा बाकायदा क्रैकडाउन हुआ था, और वहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन जो थे वो उठाए गए थे। उनका जब डाटा निकाला गया तो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ प्रॉपर रब्ता भी निकला। फिर इनके सेक्रेटरी इतलात हैं, आपको याद ही होगा, और वो सेक्रेटरी रऊफ साहब, तो रऊफ साहब जो है वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी फिर ज़ाहिर FIA की हिरासत में रहे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने रऊफ साहब ने भी दी, और रऊफ साहब की इंफॉर्मेशन को भी बाद में टैली किया गया। तो बहरहाल पिछले साल 2024 में अगस्त में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पहले इनको बार बार बुला के बताया जाता था, कहा जाता था कि आप बाज आ जाएं। बल्कि जनरल आसम मलिक साहब जो इस वक्त DGSI हैं, उस वक्त AG थे, और वो बुला के जनरल फैज़ हमीद साहब को कहते थे कि आप सर अपने आप को थोड़ा सा डीएसोसिएट करें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और इमरान खान साहब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। तो बार बार इनको समझाया गया था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब बाज नहीं आए, और वो मसलसल इस मामले में उलझे रहे। फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या हो गया। 9 मई के वाक़े में जब तहकीकात शुरू की गई और लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जब तहकीकात स्टार्ट हुई ज़्यादा, तो जनरल फैज़ हमीद साहब फिर ज़ाहिर सर्कल में आ गए। इस तरह इनको अगस्त 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर सारे सबूत इकट्ठे किए गए। शुरू में इनके ऊपर जो केस था वो टॉप सिटी का केस था कि इन्होंने उसके मालिक को गिरफ्तार करके, पकड़ के, रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार करवा के उससे फाइलें निकलवा ली, और उससे बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत सारी चीज़ें जो थी उनकी जनरल फैज़ हमीद साहब ले गए।
फिर ये कुछ इनके ऊपर ये एतराज भी किया गया था, बल्कि इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है जो रिटायरमेंट के बाद ये अपने घर ले गए थे और इनके घर से वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले जो ये लेके नहीं जा सकते थे। फिर जो सियासी सरगर्मियां थी उनका केस इनके ऊपर बन गया। तो बहुत सारे इसके अंदर केसेस फिर बनते चले गए। फिर ज़ाहिर इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई। तहकीकात शुरू हुई तो फिर ये केस मामला जो खुलता चला गया। 3 रुकनी बेंच इनके खिलाफ बना जो ज़ाहिर जो सीनियर फौजी एहलकार जो हैं, अफसर हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल है। बहरहाल ये केस है तकरीबन 11 माह चलता रहा। 11 माह मुसलसल ये केस चला और ये आर्मी की हिस्ट्री का, पाकिस्तानी आर्मी की हिस्ट्री का लंबा तरीन केस है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा हेयरिंग्स हुई। 13 नवंबर को 14 घंटे, 13 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 14 घंटे मुसलसल फिर ये केस का आखिरी फेज चला और उसके बाद फिर ये केस कंक्लूड हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी कुछ और चीज़ें जो आपके सामने मैं रखता जाऊं कि इस केस के ऊपर तकरीबन 840 सफ़ात की फाइलें तैयार हुई हैं जो बड़ी डिटेल के साथ हैं। फिर ये 4,500 सवाल पूछे गए थे इनसे, जनरल फैज़ हमीद साहब से भी, जनरल फैज़ हमीद साहब के वकला ने दूसरे जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं उनसे भी। 90 गवाहों की एक फहरिस्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने पेश की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग मेरी तरफ से गवाही देंगे, जिसमें इमरान खान साहब थे, शाहिद खान अब्बासी थे, जनरल बाजवा थे, जनरल नवीद मुख्तार थे जो उनके पुराने कुलीग हैं, फिर जनरल नदीम अंजम थे, फिर जस्टिस साकब निसार थे, और फिर इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर थे, फिर उसके साथ साथ फैसल वाड़ा साहब थे। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं इसके अंदर। तो लेकिन इनसे कहा गया कि ठीक है आप अपने गवाहों को पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर इन्होंने मुतालबा किया कि मुझे इन गवाहों के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि मैं इनको कन्विंस कर सकूं कि आप जी मेरे पास आएँ। तो ये इनको ये मौका तो नहीं दिया गया, लेकिन इनको ये इख्तियार जरूर दिया गया कि अपने फैमिली मेंबर्स को इनके पास भेज सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली के मुख्तलिफ लोगों को फिर इन 90 लोगों के पास भेजा जिनमें जनरल बाजवा साहब भी शामिल थे।